नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हर राज्य से जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था की चरमराने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी हैरान कर देने वाली बात है। और अब कहीं ना कहीं आंकड़े भी छुपा रही हैं राज्य सरकारें। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश से खबर आई है, जहां पर लखनऊ में कोरोना से मरने वालों के जो आंकड़े सरकार जारी करती है, वो शमशान में आने वाले शवों की तादाद में बहुत कम होते हैं। मिसाल के लिए सरकार के मुताबिक पिछले 7 दिनों में 124 लोगों की मौत हुई है, जबकि शमशान में 400 कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार किया गया। यानी कि सरकारी आंकड़ों में एक हफ्ते में 276 मौतें दर्ज नहीं हुई हैं। लोगों को लगता है कि ये आंकड़े सरकार छिपा रही है। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे आसमान में सूरज डूबने को है और ज़मीन पे उनकी चिताओं की कतार है, जिनकी ज़िंदगी का सूरज कोरोना की वजह से वक्त से पहले ही डूब गया। यहाँ इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार के जारी आंकड़ों में मौतें काफ़ी कम हैं, जबकि शमशान के आंकड़ों में काफ़ी ज़्यादा। मिसाल के लिए 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 7 दिनों में सरकारी प्रेस नोट में 124 लोग मरे, जबकि शमशान पे कोविड के 400 शव जले। 7 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 6 मरे, शमशान में 28 शव जले। 8 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 11 मरे, शमशान में 37 शव जले। 9 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 14 मरे, शमशान में 47 शव जले। 10 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 23 मरे, शमशान में 59 शव जले। 11 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 31 मरे, शमशान में 57 शव जले। 12 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 21 मरे, शमशान में 86 शव जले। 13 अप्रैल को सरकारी प्रेस नोट में 18 मरे, शमशान में 86 शव जले। सवाल ये है कि जो शमशान में कोविड प्रोटोकॉल के साथ जो 276 शव ज़्यादा पहुँचे, वे किसके हैं? मौतों का रिकॉर्ड रखने वाले नगर निगम के लोग कहते हैं कि वो तो वही आंकड़े जानते हैं जो वे खुद दर्ज करते हैं। जो शमशान पे बॉडीज़ जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं और जो मरने वालों का डेटा रोज़ रिलीज़ होता है लखनऊ का, वो कम होता है। इनमें और कौन सी बॉडीज़ होती हैं जो संख्या यहाँ पे ज़्यादा होती कोविड से मरने वालों की? मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास तो जो यहाँ पर कोविड से जो आते हैं बॉडीज़, उनको मैं करता हूँ, बाकी मेरी जानकारी नहीं है। लखनऊ के भैंसा कुंड में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में आम दिनों में 3-4 शव आते थे। कोरोना फैलने पे इसे सिर्फ कोरोना के शवों के लिए रिजर्व किया गया, तो यहाँ रोज़ 50-60 शव आने लगे। भीड़ हुई तो लोगों को अंतिम संस्कार के टोकन बंटने लगे। जब और शव आने लगे तो शमशान घाटों पे, नदी किनारे भी अंतिम संस्कार का इंतज़ाम करना पड़ा। सरकार कहती है कि शमशान में दूसरे ज़िलों के मरने वालों के भी शव आते हैं और घर पे मरने वालों के भी, जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है, इसलिए वहाँ के आंकड़े बड़े हैं। हाँ, जो सरकार ने सूची प्रकाशित की है वो वही लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थे या सीएमओ के वहाँ पे जो रजिस्टर कराए गए थे, उनकी सूची हमने प्रस्तुत। शमशान घाट पे तमाम ऐसे लोग भी पहुँचते हैं जो दूसरे जिलों से आए हैं, दूसरे प्रदेशों से आए होते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो सीधे शमशान घाट में उनका क्रिमेशन हो जाता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग अस्पताल में मरे हों, कुछ लोग ऐसे हों जो कोविड से घर में मर गए और अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आए। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरे ज़िलों से यहाँ पे आए हों। लेकिन शमशान से मिलने वाला मौतों का आंकड़ा ये तो सही है, क्योंकि यह सरकार के ही किसी विभाग का दिया हुआ है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और सिर्फ लखनऊ की ही ऐसी स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी भयावह हालात हैं। कोरोना की रोकथाम के सारे इंतजाम चरमराते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है, मरीजों को लाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही है और कोरोना के लिए जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है। अब जिला प्रशासन ने लोगों को बनारस नहीं आने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। हमारे सहयोगी अजय सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर का इंतजार करते मरीज, लंबी लंबी कतारों में लगे मरीज, एम्बुलेंस से उतरकर स्ट्रेचर पर जाते मरीज, टेम्पू से उतरकर स्ट्रेचर पर भागते मरीज, अपने परिजनों से बिछड़ जाने पर रोते हुए मरीज। ये हाल है वाराणसी का। 50 सालों से यहाँ निकल रहे अखबार जनवार्ता के संपादक कहते हैं कि ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। मेरा 20 साल का जो है पत्रकारिता का जीवन है और कोरोना नाम से ही जो है रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आज की डेट में हर ओर नीरसता दिख रही है।
मुर्दे दिख रहे हैं, एम्बुलेंस दिख रही है, ये दहशत में लोग हो जा रहे हैं। हर घर में दहशत है, लोग डर डर के जी रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे जेहन में इस समय मेरे अनेक परिचित ऐसे लोग हैं जिनकी आप समझिए यादें जब आती हैं तो कहीं ना कहीं आंखें नम हो जाती हैं। जिला के मंडलीय अस्पताल दीनदयाल में कोविड जांच के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। मरीज को सिर्फ जांच के लिए 2-3 दिन दौड़ना पड़ रहा है। हम आए थे कोविड-19 का टेस्ट कराने, उसके रिगार्डिंग मतलब हम 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। सेम बात बोला जाता है कि नहीं कि आज का हो गया है कोटा, आप नेक्स्ट डे आइए। लंका से आ रहे हैं, 2-3 चक्कर लगा चुके, 3 दिन से हम दौड़। दवा की दुकान और दवा मंडी में भी कोरोना की जरूरी दवाई लेने की भीड़ लगी है, लेकिन बाजार से दवा गायब है। इस समय कोरोना का जो इंजेक्शन एक है रेमडेसिविर इंजेक्शन, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब इन दवाइयों के न मिलने से कंज्यूमर परेशान है। अब जिला प्रशासन एक एडवाइजरी जारी कर रहा है जिसमें अपील है कि बगैर जरूरी काम के बनारस न आए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए अब हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और इसी दिशा में हम लोग ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में, अन्नपूर्णा मंदिर में, अन्य और धार्मिक स्थलों में जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही थी, उन जगह सभी जगह RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जो 3 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो उनको आवश्यक कर दिया है। साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी स्थानीय निवासियों को भी और जो बाहर से लोग बड़ी संख्या में काशी आते हैं उससे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि एकदम जरूरी हो तभी वो काशी अभी वर्तमान में आए। वाराणसी ने कोरोना का कभी ऐसा कहर नहीं देखा था। हालात ये है कि प्रशासन, अस्पताल, आमजन सब बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके लोगों के अंदर इससे लड़ने का हौसला और जज्बा कम नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि लोगों की जागरूकता से कोरोना जल्द हारेगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। और जहां हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, वहां पर हरिद्वार में महाकुंभ बेधड़क चल रहा है और साधु संतों के अलावा श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ बढ़ने के साथ साथ यहां कोरोना 50% की दर से पांव पसारने लगा है और यही हाल रहा तो यहां की कोरोना भयावह स्थिति ले सकता है। लेकिन प्रशासन की दलील है कि कोरोना के नियमों का पालन लगातार हो रहा है और बाहर से आने वालों का कोरोना टेस्ट भी करवाया जा रहा है, जबकि पुलिस अधिकारी इस दलील से बिल्कुल अलग बयान दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे की एक रिपोर्ट। श्रद्धालुओं के पास न तो मास्क हैं, न उचित दूरी और न ही अधिकारी उन पर नियम लागू कर रहे हैं। कुंभ जो चल रहा है तो किसी प्रकार का कोरोना का डर लोगों में नहीं, 1% डर नहीं, कोई डर नहीं है। क्या कारण है कोरोना का डर नहीं? वैसे ही हुआ बना दिया है। मंगलवार को हरिद्वार में कोविड के मामलों में 50% की बढ़त हुई। 2 दिनों में 1000 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन मेला अधिकारी ये नहीं मानते कि महाकुंभ के महा स्प्रेडर होने का खतरा है। उनकी माने तो जोखिम बहुत मामूली है और वैसे भी हर आने वाले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट होनी जरूरी है, जिससे मामलों पर अंकुश लगेगा। हम केवल निगेटिव कोरोना रिपोर्ट वालों को यहाँ आने की इजाजत दे रहे हैं, इसलिए जो लोग हरिद्वार में रुके हैं उन्हें किसी तरह के संक्रमण का खतरा बहुत कम है। उधर पुलिस अधिकारी मानते हैं कि इस त्योहार के सुपर स्प्रेडर होने का खतरा है। क्या लगता नहीं है कि ऐसे में एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है, कि हर जगह यही बात करी जा रही है? देखिए, जिस तरह का कोविड का जो एक सेकंड वेव आया है और सर्ज आया है, तो ऐसे में मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि जहां भी भीड़ बढ़ेगी तो वहां संक्रमण बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी और उसमें चाहे वो भीड़ कम समय के लिए हो, ज़्यादा समय के लिए हो। हरिद्वार में तेज़ी से कोरोना के केसेस के बढ़ने के बावजूद ऐसा लगता है कि प्रशासन के पास अभी भी कुंभ मेले को एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बनने से बचाने की कोई ठोस योजना नहीं है और एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को ही हर समस्या के समाधान की तरह पेश किया जा रहा है। सहयोगी दिनेश मानसेरा और कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।
कर्नाटक में खासकर बेंगलुरु में लॉकडाउन जैसे हालात तेजी से बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री खुलेआम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करते हुए दिख जाते हैं। इनकी लापरवाही से आम लोग भी बेखौफ होकर रैलियों में शामिल हो रहे हैं, वो भी तब जब इस पर बेंगलुरु में प्रतिबंध है। कर्नाटक में रोजाना आने लगे हैं अब मामले तेजी से, जिनमें से 75% सिर्फ बेंगलुरु से हैं। अंबेडकर जयंती के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और उनके काबीना के समाज कल्याण मंत्री श्री रामुलु मास्क से दूरी तो है ही, सोशल डिस्टेंसिंग की भी इन्हें परवाह नहीं। जब मंत्री और अधिकारी खुद नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो प्रतिबंध के बावजूद ऐसी रैलियों को कौन रोक पाएगा। कुछ इसी तरह 4 और मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोविड प्रोटोकॉल से दूरी बनाते दिखे। अब इनका चालान कौन काटेगा? हालांकि सिर्फ बेंगलुरु में ही 10 दिनों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनने वालों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जुर्माना एजेंसीज ने वसूला है। और बेंगलुरु से दूर बेल्लारी के थेक्कल कोटे गांव में काडू सिद्धेश्वर मंदिर का वार्षिकोत्सव, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। और इसी राज्य के विजयपुरा की सादगी की तस्वीर, उपचुनाव की रैली के लिए उमड़ी भीड़। आपने देखा कि किस तरह नेता और अधिकारी कोरोना प्रोटोकॉल का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। वो भी बेफिक्र हो गए हैं। ऐसे में इस तरह की तस्वीरें आम हैं, वो भी तब जब कोरोना का संक्रमण बेकाबू है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।